माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका पैरास एकेडमी ए स्क्वायर। हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लास्ट टॉपिक देखा था बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। आपको बताया भी था बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम लोग दो मेथड यूज करते हैं। कौन कौन सा दो मेथड था? पहला आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। वहाँ पे एक चीज़ था कि या तो रिएक्शन को आप एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर सकते हो या किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में बैलेंस कर सकते हो। हाँ या ना? हमने दोनों मीडियम में करके बताया था। अगर एसिडिक मीडियम में होगा तो आयन कौन सा होगा, H+N H2O, और बेसिक मीडियम में हो तो आयन कौन सा होगा, OH- N H2O। हाँ या ना? ठीक। फिर आज कौन सा मेथड पढ़ना हम लोग को, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। हेडिंग डाल दूं, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। दो मेथड हमने यूज किया था, कौन कौन सा? आयन इलेक्ट्रॉन्स मेथड, एंड दूसरा में ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड। क्लियर? इसी मेथड को एक और नाम दे देता हूं, एन फैक्टर मेथड। चूंकि आपको 11th का एग्जामिनेशन देना होता है तो वहाँ कई बार पूछ देते हैं कि आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में बैलेंस करो। आपको पूरा स्टेप को फॉलो करना होता है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए देखोगे तो वहाँ पे 4 में से एक ऑप्शन अपने को सही करना होता है। हाँ या ना? अब वहाँ पे तो पूरा रिएक्शन नहीं पूछेगा, तो किसी भी पार्टिकुलर स्पीशीज, मॉलिक्यूल या आयन का आपको स्टाइकोमेट्रिक रेशियो पूछ देगा। बैलेंस करने के लिए आता था ना 2, 3, 4, 5, वो भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। एग्जामिनेशन में सबसे सुटेबल मेथड जो मुझे लगता है ये लगता है कि इजीली आप रिएक्शन को देख करके कर सकते हो। हाँ ना? एक बार रिकॉल करते हैं कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में था क्या, क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग लेकर के चलेंगे। इसके लिए हमने एक ट्रिक दिया था, क्या बेटा? आओ हरिद्वार चले, या कहा था आओ हरियाणा चले, यही ट्रिक था। ट्रिक में सबसे पहले क्या आता है कि ए फॉर अदर आइटम। सबसे पहले आपको किसको बैलेंस करना है बेटा, बोलोगे? सबसे पहले आपको किसको बैलेंस करना है, अदर एटम। किसको छोड़ करके, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़ करके। बैलेंस अदर एटम, किसको छोड़ करके, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर उसके बाद किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को। बोलो है ना? किसको बैलेंस करेंगे? और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग किसको ऐड करते थे, H2O को। हाँ या ना? ट्रिक वहां पे क्या था कि अगर एसिडिक मीडियम में है तो H2O को आप उधर ऐड करो जिधर जितने ऑक्सीजन कम है, उतने H2O को उस साइड में ऐड करना है जिधर ऑक्सीजन कम है, और उसके अपोजिट साइड उससे डबल H+ को ऐड करना है। बेसिक मीडियम में क्या था कि जिधर ऑक्सीजन जितने ज़्यादा हैं वही साइड आप उतने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ऐड करोगे, उसके अपोजिट साइड OH- आयन ऐड करोगे। हाँ ये ना? थर्ड स्टेप में क्या था, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर रिएक्शन में पहले से हाइड्रोजन नहीं है तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ ही हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा, और नहीं है तो आप जिधर होगा उधर H+ को क्या करोगे, आप ऐड करोगे। बोलो है ना? और फोर्थ स्टेप इज बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। और चार्ज को बैलेंस करने के लिए आप किसको ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे, इलेक्ट्रॉन को। दरअसल सब्ट्रैक्ट तो कर सकते नहीं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और इलेक्ट्रॉन के एडिशन के लिए भी फिर याद रखना, इलेक्ट्रॉन हमेशा उधर ऐड करोगे जिधर निगेटिव चार्ज कम है ना? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दो साइड वेयर इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिव चार्ज इज लेस, या पॉजिटिव चार्ज इज मोर। जिधर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उधर इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे, जिधर कम नेगेटिव चार्ज होगा उधर इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे। या वो भी छोड़ दो तो ऑक्सीडेशन है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रोडक्ट साइड होगा, रिडक्शन है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा रिएक्टेंट साइड होगा। और यही मेथड को हम लोग यूज करते हैं, और इसी को बेस बनाकर के आज हम लोग क्या पढ़ते हैं, कौन सा बेटा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड। बोलो है ना? तो इसी को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल ले लूँ। बोलो, एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ये केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, अपने को क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले किसी भी केमिकल रिएक्शन को या किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को अगर आपको बैलेंस करना है तो सबसे पहले आप पता करो कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है या रिडक्शन किसका होगा। मतलब अभी भी रूल यही है कि आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाट डज इट मीन, कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसको क्या बोलेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। तो इस केस में अगर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कितना, 1 + x - 4 = 0, x = +3।
तो यहाँ पे नाइट्रोजन किस में है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बोलो हाँ। दूसरा देख लो, यहाँ पे क्रोमियम 2x माइनस 14 इजिकल टू क्या बेटा? -2 x इजिकल टू +6। क्रोमियम का नहीं पता था, क्रोमियम का x ले लिए, इतना तो कई लेक्चर से आपको रिकॉल हो रहा होगा। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 के कितने आइटम थे? 7 इंटू -2 -14 इक्वल टू चार्ज ऑन दैट। तो चार्ज कितना है? -2, तो x इजिकल टू +6। तो यहाँ पे क्रोमियम किस में है? +6 में। यहाँ पे क्रोमियम किस में? +3 में। यहाँ पे नाइट्रोजन 3 2 6 -1 +5। बोलो ना हाई ना। तो यहाँ पे नाइट्रोजन किस में बेटा? +5 में। अरे हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2 के 3 आइटम है, तो -2 इंटू 3 -6 +1 -5 इक्वल टू किधर गया? तो क्या हो गया? +5। बोलो ना हाई ना। क्या मेरी बात समझ में आई? तो बोलो हाँ। अब यहाँ से देख लो आप कि ये नाइट्रोजन +3 से कहाँ जा रहा है? +5 में जा रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। और ये +6 से कहाँ जा रहा है? तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो ये क्या हो गया? रिडक्शन। और चूंकि इसका ऑक्सीडेशन है तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, शॉर्ट में आर लिख देता हूँ। और चूंकि इसका ऑक्सीडेशन है तो ये क्या हो गया? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो ना हाँ या ना। इसमें किसी बच्चों को कोई दिक्कत? कहना नो सर। बोल बेटा। अब अपन क्या करते हैं कि इसमें से ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग एजेंट को देखो कि ऑक्सीडेशन नंबर कितने से चेंज हो रहा है। हाँ ना। मैं क्या बोल रहा हूं, नोट करके एक लाइन लिख लेना। मैं कहता हूं इन ए रिडॉक्स रिएक्शन किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कितने से चेंज हो रहा है, वही उस मॉलिक्यूल का एन फैक्टर होगा। बोलो हाँ ना। क्लियर? तो मैं कह सकता हूं इन ए रिडॉक्स रिएक्शन, n factor is equal to number of electron transfer per molecule। अभी तुमको समझ में नहीं आ रहा है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो बेटा। अब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था? +3 से कहाँ गया? कितने का चेंज है? 2 का चेंज, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करा होगा। बोलो। तो ये पर मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन नंबर कितने से बढ़ा? 2 से। तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 2। बेसिकली एन फैक्टर कुछ नहीं है, जितने से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है उसी को एन फैक्टर बोलते हैं। अगर तुमको ऐसे नहीं समझ में आए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे n+3 से था HNO2 में, ये +3 से कहाँ जा रहा है? n+5 में जा रहा है। तो कितने का चेंज हो रहा है? 2। ऑक्सीडेशन है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ लिखेंगे? ये आप फर्स्ट लेक्चर में देखोगे, मैंने आपको ऐसे ही पढ़ाया था। तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? बस ऐसे ही तो समझना था आपको। बोलो भाई ना। अब यहाँ पे क्रोमियम किस में है? +6 में। चलो लिख देता हूँ, क्रोमियम आयन +6 से कहाँ जा रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है? क्यों रिडक्शन हो रहा है बेटा? तुम कहोगे क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। रिडक्शन में कितने से कम हो रहा है? 3 से। तो 3 इलेक्ट्रॉन किधर होगा? इलेक्ट्रॉन क्यों इधर लिया? ऑलरेडी आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन उधर ऐड करोगे जहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो। तो देखो यहाँ पे 6 पॉजिटिव है, यहाँ पे 5 पॉजिटिव है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे इधर ऐड किया, यहाँ पे इधर ऐड किया। बोलो ना हाँ ना। कोई दिक्कत? तो कितने से चेंज हो रहा है? 3 से। बोलो हमने क्या लिखा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर मॉलिक्यूल लिखा है ना। तो एक मॉलिक्यूल में कितने क्रोमियम? 2। तो एक एटम में चेंज 3 का है, तो 2 एटम में चेंज 6 का। मेरी बात समझ में आए? पर मॉलिक्यूल एन फैक्टर किसका होता है? मॉलिक्यूल का होता है। तो यहाँ पे +6 से +3 जा रहा है, तो क्रोमियम के कितने हैं एटम? 2। तो एक एटम का चेंज 3 का है, तो 2 एटम का। तो यहाँ पे अगर मैं इसका एन फैक्टर निकालूं तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 × 3 कितना बेटा? 6। बोलो हाँ ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड में पहले आप देखो कि किस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, किस मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो रहा है। फिर आपको क्या चेक करना है? फिर आपको क्या चेक करना है कि उसका एन फैक्टर कितना है। क्या करना है? समझ में आ गया? अब इसका एन फैक्टर मुझे पता चल गया। चलो मैं रिएक्शन को वापस से लिखता हूँ।
HNO2 प्लस Cr2O7 माइनस 2, यही ना बेटा, इज इक्वल टू क्या है, Cr प्लस 3 प्लस HNO3। अब इसका एन फैक्टर कितना था 2 और इसका एन फैक्टर, बोलो है ना। सबसे पहले तुमको क्या करना है, रिएक्शन को अपोजिट एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, रिएक्शन को अपोजिट एन फैक्टर से, कोई दिक्कत, तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर 6, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 6, और यहाँ पे एन फैक्टर कितना है 2, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको 6 इंटू 3 के जगह 2:6 का रेशियो है ना, तो 1:3 भी ले सकते हैं, बोलो ना है ना। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ 1:3 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि कैंसिल हो रहा है। तो मैं इस 6 को कट करके बेटा ऊपर में 3 लिख देता हूँ, और इसको कितना लिखता हूँ, हो गया। अब ये दोनों फिक्स हो गया, ये दोनों चेंज नहीं होगा, ये दोनों चेंज। अब किसको बैलेंस करना है, AOHC, आओ हरियाणा चले। सबसे पहले किसको बैलेंस कर लो, अदर एटम। अदर एटम यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन, उधर कितना नाइट्रोजन 3, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, बोलो ना है ना। अदर एटम में क्या है, क्रोमियम, कितने हैं 2, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, बोलो है ना, कोई दिक्कत। तो एक को मल्टीप्लाई किया, एटम बैलेंस हो गया। अब अदर एटम हो गया, फिर किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन। देखना बाबू ये हो गया ना, तो अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। अब देखो इधर कितने ऑक्सीजन है, 3 2 जा, अरे एक मॉलिक्यूल में 2, तो 3 मॉलिक्यूल में 6 हो गया। और Cr2O7 माइनस 2 में कितने हैं 7, तो 6 और 7 13। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 13 ऑक्सीजन है, किधर रिएक्टेंट साइड। फिर से चेक कर लो, एक मॉलिक्यूल में कितने हैं 2, तो 3 में कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे कितना है 7, 6 और 7 13, तो यहाँ रिएक्टेंट साइड कितने हैं 13, यहाँ पे कितने हैं 3 3 जा 9। अरे एक मॉलिक्यूल में 3, तो 3 मॉलिक्यूल में 3 3 जा, क्या मेरी बात समझ में आ गया। तो इधर 13 है और इधर 9 है, तो किधर कम है, इधर कितने से 4 से, तो इधर क्या ऐड कर देंगे, H2O, बोलो है ना। 4H2O ऐड करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा 8H प्लस। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन की बात करें, हाइड्रोजन की बात करते हैं, किसकी बात करें। अब देखो पहले से हाइड्रोजन होगा तो बैलेंस करना पड़ेगा, नहीं है तो ऑक्सीजन H2O का हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है। अब इधर देख लो कितने हाइड्रोजन थे 3, यहाँ पे भी कितने थे 3, यहाँ पे 8H प्लस 4 2 8, बोलो है ना। और मैंने कहा था सब काम अगर अच्छे से किए होगे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हम लोग चार्ज को सबसे ऊपर ही बैलेंस कर लिए हैं, अपोजिट एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। अब देखो चार्ज बैलेंस है, मतलब तुम्हारा ये मेथड बिल्कुल सही था। अब चेक कर लो चार्ज बैलेंस है या नहीं है। इधर देखो 3 2 जा 6H प्लस, बोलो है ना। और इधर कितना है -2, -2 चार्ज है, इधर -2 चार्ज है, इधर कितना है +6 है, बोलो ना है ना। ध्यान से देख, इधर कितने चार्ज है +6, उधर कितना है -2, तो इलेक्ट्रॉन को अगर लाना है +6 करना है, क्या करना है +6 करना है, तो +8H प्लस ऐड करना पड़ेगा ना। तो देखो 8 पॉजिटिव है, तो 8 पॉजिटिव 2 निगेटिव 6 पॉजिटिव, यहाँ भी देखो 6 पॉजिटिव, बोलो है ना। तो दिस इज योर कंप्लीट बैलेंस रिडॉक्स, बोलो ना है ना। तो ये मेथड काफ़ी आसान भी है, बस तुम्हें इस पर प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन ले, समझ में आया। यहाँ पे एटम है, एलिमेंटल केस में कितना हो जाएगा 0, HNO3 का कितना है +5, 3 2 जा 6, 6 - 1 5। यहाँ पे कहा था कुछ आयन का याद कर लो ऐसे ही, तो नाइट्रेट आयन पे चार्ज कितना होता है NO3 माइनस चार्ज पे -1, तो -1 के कितने हैं 2, तो टोटल नेगेटिव चार्ज -2, तो कॉपर चार्ज पे चार्ज कितना होगा +2। अगर देखो इसको आयनाइज करके तो ये टूटेगा Cu +2 एंड NO3 -1, बोलो। यहाँ पे NO2 पे चार्ज कितना है +4। अब तुम्हें पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि कॉपर 0 से +2 में जा रहा है, तो इसका क्या हो गया होगा ऑक्सीडेशन
और ये +5 से +4 में जाने, तो इसका क्या हो गया? अगर ये रिडक्शन है तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या हो गया? बोलो हाँ है ना। सबसे पहले यही चेक करना है कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका, बोलो ना हाँ है ना। चलो अगर ये इतना चेक कर लेते हैं तो अब क्या करते हैं कि देखते हैं एन फैक्टर निकालते हैं। क्या निकाल लें? एन फैक्टर। एन फैक्टर बेसिकली क्या है कि किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में जितने से ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा होगा पर मॉलिक्यूल, वही क्या होगा? एन फैक्टर। बोलो है ना। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन ए रिडॉक्स रिएक्शन पर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एन फैक्टर ऑफ दैट मॉलिक्यूल। बोलो हाँ है ना। अब यहाँ पे कॉपर 0 से कहाँ जा रहा है? +2। चेंज कितने का है? 2। एक ही एटम है तो एन फैक्टर कितना हो गया? 2। मेरी बात समझ में आ रही है? HNO3 +5 से कहाँ जा रहा है? +4 में। चेंज कितने का है? 1 का। और इस मॉलिक्यूल में ये एटम एक ही है तो इस केस में HNO3 का एन फैक्टर कितना हो गया? 1। एन फैक्टर जो होता है वो मॉलिक्यूल का होता है। तो यहाँ पे एन फैक्टर नाइट्रोजन का या HNO3 का है? HNO3 का है। समझ में आया? ये एन फैक्टर ऑफ, या इसी को बोलते हैं वैलेंस फैक्टर। वैलेंस फैक्टर ऑफ क्या बेटा? HNO3। कितना हो गया? तो क्या करना है? अपोजिट एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से करेंगे। तो चलो लिख लो 1 मॉलिक्यूल ऑफ Cu इसको 1 से किया, इसको 2 से किया, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर एटम कंबाइंड विथ क्या बेटा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 गिव्स CuNO3 होल 2 प्लस क्या बेटा? NO2 प्लस क्या? H2। रूल क्या है? आओ हरियाणा चले। बोलो ना है ना। तो सबसे पहले अदर एटम को बैलेंस कर लेते हैं। किसको बैलेंस कर लें? अब देखो अदर एटम में क्या आ रहा है? कॉपर कितने हैं? 1। कॉपर कितने हैं? बैलेंस हो गए। बोलो है ना। ये जो एन फैक्टर से हम मल्टीप्लाई किए तो ये HNO3 किससे बैलेंस हुआ? इस नाइट्रोजन से। सोच के देखो किससे बैलेंस हुआ? इस नाइट्रोजन से। क्या यहाँ पर जो NO3 माइनस है, क्या उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +5। ये +5 से +5 में आयन के फॉर्म में है, तो इस आयन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है। जिसका नहीं हो रहा है उसको एज इट इज रखेंगे। बोलो ना हाँ ना। ये +5 से +4 NO2 में गया है, यहाँ भी NO3 माइनस है, यहाँ भी NO3 माइनस है, मतलब ये रिडॉक्स नहीं है, इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसको नॉन रिडॉक्स वाला पार्ट बोलेंगे। समझ में आया? तब यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं? 2। तो यहाँ पे कितने होने चाहिए? क्या ये जो आयन है ये रिडॉक्स का पार्ट है क्या? तो 2 नाइट्राइल आयन मुझे एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, तो +2 यहाँ पे कर देता हूँ। किसके लिए? क्योंकि ये 2 इस नाइट्रेट आयन के लिए होगा। बोलो ना हाँ ना। कॉपर बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, अपना काम हो गया। तो अब अदर एटम बैलेंस है। अब किसको बैलेंस करना है? ऑक्सीजन को। किसको बैलेंस करना है? अब देखो 2 नाइट्रेट का 2 नाइट्रेट, इस ऑक्सीजन को काउंट ही मत करना। समझ में है ना? यहाँ पे 2 नाइट्रेट आयन हमने लिया है ना, 2 NO3 माइनस लिया है ना, तो ये नाइट्रेट का ये नाइट्रेट ऑक्सीजन बैलेंस है। अपने को मेन ऑक्सीजन बैलेंस किसका करना था? 3 2 जा 6, और इधर कितना है? 2 2 जा 4। कितने ऑक्सीजन कम है इधर? 2 से। अन्य तुम अगर इसको भी कंसिडर करोगे तो देख लो 4 मॉलिक्यूल ऑफ क्या आ रहा है यहाँ पे? HNO3। तो 4 3 जा कितना हो रहा है? 12। कितना हो रहा है ऑक्सीजन? 12। इधर देखो 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4, तो 6 + 4 10। 2 ऑक्सीजन कम है, तो इधर H2O कितनी होनी चाहिए? बोलो। अगर 2 H2O इधर है तो इधर 4H+ आना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अब एक और हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और इधर काउंट कर लो 4 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3। तो ऑलरेडी यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है ना HNO3 से, तो क्या इसको लेंगे? नहीं लेंगे। अगर मॉलिक्यूल में पहले से हाइड्रोजन है तो उसका नंबर आएगा ना, तो इधर 4H+ के लिए उधर 4H+ ऐड करोगे तो वो H+ वो H+ कैंसिल होकर के H+ खत्म हो गया।
तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, और हमने सब का बैलेंस क्या होगा, तो चार्ज बैलेंस होगा। तो देखो कोई आयन ही नहीं है, मतलब चार्ज बैलेंस है। तो अपना बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या आ गया, Cu प्लस 4 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 gives Cu NO3 होल 2 प्लस 2NO2 प्लस क्या बेटा, क्या मेरी बात समझ में आए? इसमें कोई दिक्कत? चलो एक और रिएक्शन लेते हैं। इसमें कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट इतना ही है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड से बैलेंस आपको ऐसे ही करना है। सबसे पहले क्या करना है, अगर मैं तुमको रूल लिखवाने की कोशिश करूं तो सबसे पहले क्या करते हैं, बोलो, फाइंड ऑक्सीडाइजिंग एंड क्या बेटा, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। नहीं है तो एक क्वेश्चन लेता हूं, उसके साथ रूल लिख देता हूं। MnO4 माइनस प्लस Fe प्लस 2 आयन गिव्स Mn प्लस 2 प्लस Fe प्लस 3 आयन। सबसे पहले रूल क्या बताया कि तुम आइडेंटिफाई कर लो कि किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे Mn किस में है, प्लस 7, इतना तो पता होगा ना। अब 4 2 जा 8, 8 माइनस 1 7। इधर Fe प्लस 2 से कहाँ जा रहा है, प्लस 3 में, और यहाँ पे Mn प्लस 7 से कहाँ जा रहा है, प्लस 2 में। तो प्लस 7 से प्लस 2 में जा रहा है, तो रिडक्शन, तो बिहेव किया किसके जैसा, और यहाँ प्लस 2 से कहाँ जा रहा है, प्लस 3, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, बिहेव किया क्या बेटा, बोलो हाँ ना। अब चेक करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कितने से चेंज हो रहा है, क्या चेक करेंगे, इलेक्ट्रॉन। अब देखो कितने से चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो जब तुम यहाँ पे देखोगे तो प्लस 7 से प्लस 2 में गया, चेंज कितने का है, 5, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 5, और यहाँ प्लस 2 से कहाँ गया, प्लस 3 में, चेंज कितने का, तो एन फैक्टर कितना। तो सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट पता करना है। फिर क्या किया कि उस ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट में देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज कितने से है, वही उसका एन फैक्टर हो गया, बोलो। तो हमने क्या किया, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर निकाल लिया। क्या निकाल लिया बेटा, किसका, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट का। कैसे निकाला एन फैक्टर, कैसे निकाला एन फैक्टर, तुमने देखा कि कितने से उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। तो एन फैक्टर निकाल लिया, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल्स निकाल लिया। अब क्या करेंगे, रूल नंबर 3 में मल्टीप्लाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट विथ अपोजिट एन फैक्टर, बोलो है ना, मल्टीप्लाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट विथ अपोजिट एन फैक्टर से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, 1 से, इसको किससे करूं, और इतना तो बोलो, आवाज तो निकालोगे ना। तो कितना हो जाएगा, 1 MnO4 माइनस प्लस इसको किससे, तो 5, प्रोडक्ट साइड तो वही रहेगा जो आयन है, कितना, Mn प्लस 2 प्लस 3। रूल नंबर 4, आओ हरियाणा चले। सबसे पहले किसको बैलेंस करें, अदर एटम। अदर एटम क्या हो सकता है, तो यहाँ पे देखो मैग्नीज कितने हैं, 1, यहाँ पे मैग्नीज कितने हैं, 1 हो गया। यहाँ पे आयरन कितने हैं, 5, तो यहाँ पे कितने लेंगे, क्या मेरी बात समझ में आ गई, अदर एटम बैलेंस हो गया। फिर किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैलेंस करना है, इधर कितने ऑक्सीजन है, 4, इधर कितने हैं, एक भी नहीं, तो इधर क्या ऐड करेंगे, 4H2। 4H2 आ गया, तो इधर क्या ऐड करेंगे, 8H+। बोलो ना हाय ना, पक्की बात। तो चलो, अदर एटम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन। पहले से हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन ऑलरेडी हमने इसी स्टेप में बैलेंस कर लिया। अगर सब काम सही किया होगा तो चार्ज बैलेंस होगा।
चार्ज सही है मतलब अपना आंसर सही है, बोलो ना है ना। क्या मेरी बात गलत कह रहा हूँ? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अब देख लो चार्ज, इधर कितने चार्ज हैं ध्यान से देखो। Fe पे चार्ज कितना है? +3, +3 के कितने हैं? 5, तो 5 × 3 15, 15 + 2 17, तो इधर बेटा 17 पॉजिटिव है, बोलो है ना। इधर देख लो 5 2 जा 10, 10 + 8 18 - 1, इधर भी कितने पॉजिटिव, मतलब सही है। तो अगर चार्ज तुम्हारा मैच कर गया, अपना बैलेंसिंग लिख दूं कि चार्ज तुम्हारा क्या किया? मैच, तो जो बैलेंसिंग है वो आपका कोई दिक्कत? तो यहीं पे मैंने एक कॉन्सेप्ट तुमको नया सिखाया, एन फैक्टर। क्या सिखाया? एन फैक्टर। अब थोड़ा एन फैक्टर हम लोग सीखते हैं कि व्हाट इज एन फैक्टर। अब एन फैक्टर क्या, ध्यान से समझना। पहले एन फैक्टर निकालते कैसे मैं ये बता देता हूँ, फिर इसका यूटिलाइज बता देता हूँ कि एन फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। कहता है एन फैक्टर, हमने रिडॉक्स रिएक्शन की अगर बात करूं तो कहता है किसी भी मॉलिक्यूल और आयन में पर मॉलिक्यूल जितने से इलेक्ट्रॉन चेंज करेगा वही उसका क्या होगा? एन फैक्टर। तो वो तभी निकाल सकते हो ना जब वो मॉलिक्यूल किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, और अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है तो एन फैक्टर निकाल पाओगे क्या? नहीं। तो क्या क्या अपने सिलेबस में केमिस्ट्री में आ सकता है जिसका एन फैक्टर तुमको निकालना पड़ सकता है? तो एक क्या हो सकता है बेटा? एसिड, कोई एसिड की बात हो सकती है, इक्विलिब्रियम ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। दूसरा क्या हो सकता है बच्चे? बेस। तीसरा क्या हो सकता है? सॉल्ट हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है? कोई या तो एटम्स हो सकता है या क्या हो सकता है? अरे मॉलिक्यूल या तो एसिड बेस सॉल्ट ही हो सकता है ना। कोई भी मॉलिक्यूल मन में सोच करके देख, आइदर इट इज एसिड बेस और सॉल्ट हो सकता है, या तो एटम्स हो सकता है, क्या बेटा? आयंस हो सकता है, बोलो हाँ ना। अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज एसिड, तुमसे पूछूं व्हाट इज एसिड, तो तुम कहोगे एसिड वो सब्सटेंस है जो H+ डोनेट करता है, बोलो हाँ या ना। तो एसिड आर H+ डोनेट। एंड व्हाट इज बेस? एंड बेस आर OH- डोनर। चलो दो एग्जाम्पल लेते हैं, उसी से अपने को पिक्चर लो बेटा, बोलो ना हाँ ना। ओके, एक एग्जाम्पल ले लिया NaOH, दूसरा एग्जाम्पल ले लिया MgOH होल्ड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड, कुछ भी ले सकते हो। ये कैसे अनाइज होगा? तुम कहोगे सर Na+N, और ये कैसे अनाइज होगा? Mg+2N 2OH-, बोलो है ना। यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, एक एसिड लेता हूँ, लो एक एसिड ले लिया मैंने HCl, इट विल आयोनाइज इनटू H+N। दूसरा में ले लिया H2SO4, इट विल आयोनाइज इनटू 2H+ and SO4-, बोलो है ना। अब एक चीज बताओ कि पहले वाले केस में जो एसिड हमने लिया था वो कितना H+ डोनेट किया? हाँ किसी वाले में तो एक एसिड एक H+ डोनेट किया और एक एसिड यहाँ पे, तो कोई भी एसिड कितना H+ डोनेट करता है वही एसिड का एन फैक्टर होता है, बोलो है ना। समझ में आया? मैं क्या लिखता हूं, नंबर ऑफ H+ आयन डोनेटेड बाय एन, क्या बेटा? एसिड, इसी को उसका क्या बोलते हैं? एन फैक्टर बोलते हैं। और एसिड के केस में वो एसिड की बेसिसिटी होती है, क्या होती है? तो इसको बोल सकते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड, बोलो है ना। तो सिमिलरली एसिड की जो बेसिसिटी होगी वही उसकी एन फैक्टर होगी, मतलब कौन सा एसिड कितना H+ डोनेट करता है वही उसकी क्या होगा? समझ में आया? कौन सा एसिड कितना H+ डोनेट करता है वही उसकी बेसिसिटी और एन फैक्टर होगा, बोलो है ना। अब क्या H2SO4 का अगर मैं एन फैक्टर निकालूं, ध्यान से समझना,
एन फैक्टर कितना हो सकता है, कितना होगा? तुम कहोगे यहाँ पे 2 दे रहा है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा एसिड पूरा का पूरा H+ दे। एसिड किससे रिएक्ट करता है? बेस। समझो अगर मैं इसका 1 इक्विवेलेंट लिया और इसको मैं NaOH के साथ रिएक्शन कर दिया, मतलब 1:1 रेशियो में लिया, तो एक NaOH एक ही OH माइनस देगा और एक OH माइनस एक ही H+ से कंबाइन करेगा, तो ये क्या देगा? H2O प्लस NaHSO4। क्या इस केस में एसिड दोनों H+ आयोनाइज किया? क्या नहीं किया? बोलो हाँ ना। कितना आयोनाइज किया? एक ही आयोनाइज किया ना। इस केस में H2SO4 आयोनाइज हुआ, H प्लस NHSO4 माइनस। क्या गलत कह रहा हूं? दूसरा, जो H2SO4 है, अगर ये NaOH के साथ कंबाइन करे 1:2 रेशियो में, तो 2 NaOH 2 H माइनस देगा और 2 H माइनस 2 H+ के साथ कंबाइन करेगा, तो इस केस में प्रोडक्ट क्या होगा? 2H2O प्लस क्या बेटा? Na2SO4। बोलो हाँ या ना। तो इस केस में ये आयोनाइज कैसा हुआ? 2H प्लस N क्या बेटा? SO4 -2 में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे H2SO4 का जो N फैक्टर है कितना है? 1, और यहाँ पे जो N फैक्टर कितना है? 2। तो N फैक्टर कभी भी किसी मॉलिक्यूल का हमेशा फिक्स नहीं हो सकता है। इट कैन बी वेरी डिपेंडिंग अपॉन देयर रिएक्शन। क्या गलत कह रहा हूँ? सिमिलरली बेस के केस में क्या होगा कि बेस जितना OH माइनस आयन डोनेट करेगा वही उसकी क्या होगी? एसिडिटी। और बेस के केस में N फैक्टर एसिडिटी के बराबर होगी। बोलो ना हाँ ना। तो इसके लिए क्या डिफाइन कर सकता हूँ? नंबर ऑफ OH माइनस आयन डोनेटेड बाय ए क्या बेटा? नंबर ऑफ OH माइनस आयन डोनेटेड बाय ए बेस इज कॉल्ड देयर क्या बेटा? या तो एसिडिटी, और यही एसिडिटी किसके बराबर हो जाएगा? बोलो ना हाँ ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? इसमें कोई दिक्कत? तो इस केस में अगर ये MgOH दोनों OH माइनस डोनेट कर रहा होगा तो इसका N फैक्टर कितना हो सकता है? 2, और इसका N फैक्टर कितना? 1। लेकिन जरूरी नहीं है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हमेशा N फैक्टर 2 ही होगा। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। एसिड के केस में पता चल गया, बेस के केस में पता चल गया। अब तीसरा केस देखते हैं, सॉल्ट। तीसरा केस क्या देखते हैं बेटा? सॉल्ट के बिना तो फिर जीवन ही अधूरा है। चलो एटम और आयन देखते हैं, सॉल्ट अगले पेज पे देख लेते हैं। अब जैसे मान लो एटम के केस में, जैसे मैंने एटम ले लिया सोडियम, तो ऑलरेडी इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर हमने रूल पढ़ा है कि किसी भी एटम की जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी ऑफ एन एटम इज इक्वल टू N फैक्टर। तो जैसे सोडियम की वैलेंसी कितनी? 1। वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। उससे आसान शब्द में बोलूं तो कोई एटम कितना बॉन्ड बनाएगा या उसके बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या शेयर पेयर होगा, वही उसकी क्या होगी? वैलेंसी। बोलो है ना। सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है? 1, तो वैलेंसी 1। मैग्नीशियम 2 करता है तो वैलेंसी 2, तो N फैक्टर 2। तो एटम के केस में जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तो एटम के केस में क्या होगा बेटा? जो वैलेंसी ऑफ एन क्या है? एटम इज इक्वल टू देयर, अरे बोलो अब तो हाँ ना बोलो, इज इक्वल टू देयर N फैक्टर। तो सोडियम के केस में N फैक्टर कितना? 1। मैग्नीशियम के केस में N फैक्टर, एल्युमिनियम के केस में N फैक्टर। अगर न्यूट्रल एटम है तो उसकी जो वैलेंसी होगी वो उसका क्या होगा? N फैक्टर। अब क्या आ गया? आयन। अगर मैं आयन की बात करूं तो लाइक दिस, Na प्लस, Mg प्लस 2, Al प्लस 3, O माइनस 2, F माइनस। तो किसी भी आयन के ऊपर जो चार्ज है, आयन के ऊपर जो, वही उसका क्या होगा? N फैक्टर। क्या मेरे समझ में आया? तो आयन के केस में जो चार्ज ऑन आयन है इज इक्वल टू देयर, बोलो भाई ना,
अच्छा मान लो तुमसे अगर इतनी कह के अगर मैं छोड़ देता H2SO4 तो इसका एन फैक्टर, ये जो एन फैक्टर तुम कहोगे तो आयन एटॉमिक आयन होगा, मॉलिक्यूलर आयन है तो फिर देखो कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, कहाँ सॉल्ट है क्या है। तो इस केस में इसका तुम अगर एन फैक्टर बेटा 2 कह दिए ना तो तुम कांड कर दिए फिर, इसलिए मैं लिख के कट कर दे रहा हूँ। एटॉमिक आयन की बात कर रहा हूँ, इसलिए एटम एंड आयन लिखा है मैंने। बोलो ना हाँ या ना। एसिड का बताया, बेस का बताया, एटम का बताया, आयन का बताया, क्या बचा? सॉल्ट। सॉल्ट के केस में बात करता हूँ, कोई भी एक सॉल्ट ले लेता हूँ। सॉल्ट के टाइप देख लो, सॉल्ट ऐसा भी होता है, ए बी टाइप के सॉल्ट। ए बी टाइप सॉल्ट मतलब NaCl। कैसे टूटेगा? Na+N। चलो अगर कोई सॉल्ट ऐसा है A2B2 तो दो कॉमन हो गया, तो ये भी सॉल्ट किसके जैसा हो गया? ए बी टाइप के सॉल्ट हो गया। एग्जाम्पल MgSO4 कैसे टूटेगा? Mg+2 एंड SO4-2। अगर कोई सॉल्ट ऐसा है A3B3 तो ये भी किसके जैसा हो गया? क्यों? क्योंकि 3 कॉमन ले लोगे। अरे बोलो ना हाँ ना। एग्जाम्पल देख लो, AlPO4 कैसे टूटेगा? Al+3n PO4-3 एल्युमिनियम आयन एंड फॉस्फेट आयन। बोलो है ना। यही कंफ्यूजन छोड़ दो, तो इसके अलावा एन फैक्टर बहुत आसान होता है। अब जो सॉल्ट होगा A2B या AB2, अब जो सॉल्ट होगा A2B3 या A3B2। बोलो है ना। जैसे तुम कहोगे A2B सॉल्ट बताओ सर या A2B3, MgCl2। इस टाइप के सॉल्ट को एनालाइज करना बहुत आसान होता है। ऐसे AXBY टाइप ऑफ सॉल्ट, AXBY टाइप ऑफ सॉल्ट मतलब वैसा सॉल्ट जिसमें कैटायन और एनायन की वैलेंसी अलग अलग हो। सिंपल शब्दों में बोलूं तो कैटायन और एनायन पे चार्ज, यहां पे देखो +1, बोल बेटा कितना? -1, +2, -2, +3, तो कैटायन और एनायन पे चार्ज इक्वल है, इसलिए ये AB टाइप के सॉल्ट हो गए। सारे सॉल्ट किस टाइप के हो गए? आप इस केस में नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो 1:1, यहाँ भी 1:1, लेकिन देखो चार्ज 2 है। इसके अलावा जितने भी सॉल्ट है उसमें कैटायन और एनायन का नंबर मल्टीप्लाई कर दो, तुमको एन फैक्टर निकल जाएगा। तो इस केस में जो एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट होगा वो कितना होगा? X × Y, X × Y। इस टाइप के सॉल्ट को तुमको आयनाइज करके देखना पड़ेगा। क्या करके देखना पड़ेगा? तो मैं सिंपल कहता हूं, कभी भी कोई अगर आपको सॉल्ट दिया हुआ है तो आप क्या करो बेटा, इसको आयोनाइज कर लो। ऑलरेडी हमने इक्विलिब्रियम में भर भर के सॉल्ट पढ़ा है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ा है, स्पैरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है। सॉल्ट को क्या कर लोगे? आयोनाइज। सॉल्ट आयोनाइज करेगा किस में? कैटायन और जो टोटल कैटायन पे जो टोटल चार्ज है या एनायन पे जो टोटल चार्ज है वही उसका क्या होगा? एन फैक्टर। तो सॉल्ट के केस में एन फैक्टर इज इक्वल टू टोटल या तो कैटायनिक या एनायनिक चार्ज। टोटल कैटायनिक और एनायनिक चार्ज निकाल दो, वही उसका क्या होगा? एन फैक्टर। अब इस सॉल्ट को देखो, कैटायनिक चार्ज कितना है? +3, एनायनिक चार्ज कितना है? -3। या तो +3 लो -3 इक्वल ही है ना, तो एन फैक्टर कितना होगा? 3। समझ में आ गया? इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 3। इस केस में कैटायनिक चार्ज कितना? +2, एनायनिक भी कितना? तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 2। इसका एन फैक्टर। इस केस में ले लो MgCl2 में कैसे टूटेगा बेटा? Mg+2 एंड टोटल कैटायनिक चार्ज, मैग्नीशियम पे चार्ज +2, क्लोरीन पे चार्ज -1, -1 के कितने एटम में? 2, तो -2, तो एन फैक्टर
इसे एक सॉल्ट और लिख लेता हूँ, Al2SO4 होल 3। कैसे अनाज होगा? जो एनायन का नंबर होगा वो कैटायन का चार्ज होता है। तो सल्फेट का नंबर कितना है? 3, तो एल्युमिनियम पे चार्ज बोलो है ना। अब एटम चेंज होगा क्या? नहीं। एल्युमिनियम के कितने एटम? 2। इसके एटम, इसके आयन कितने? 3, तो यहाँ पे कितना? 3। तो टोटल चार्ज देखो 3 2 जा 6, यहाँ पे टोटल चार्ज 3 2 जा, तो एन फैक्टर देखो यही मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 और 3 बोलो ना, है ना। तो कभी भी किसी सॉल्ट को आपको आयनाइज भी करना पड़े, कोई भी सॉल्ट AX/BY टाइप का सॉल्ट है, तो हमेशा याद रखना एनायन का नंबर कैटायन का चार्ज, कैटायन का नंबर एनायन का चार्ज, बोलो ना, है ना। तो देखो एक कैटायन होगा तो A पे चार्ज होगा प्लस, B एनायन होगा तो B पे चार्ज होगा। अब A के चार्ज के लिए B का नंबर ले लो, कितना? Y, तो चार्ज कितना होगा? Y। A का नंबर X, तो B पे चार्ज कितना? X। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो ना, हाँ ही ना। अब देख लो A के एटम कितने हैं? X, तो ये कितना होगा? X। B के कितने हैं? Y। समझ में आ गया? तो इस सॉल्ट का एन फैक्टर समझ में नहीं आया? तुम कहोगे सर ये एन फैक्टर बताया क्यों? तो एन फैक्टर जितने भी तुम मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ते हो, मोल, तो इसी जैसे मोल पढ़ते हो, तो यहाँ हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इक्विवेलेंट। क्या पढ़ते हैं? इक्विवेलेंट। एक होता है मोल कॉन्सेप्ट, दूसरा क्या होता है? इक्विवेलेंट। जैसे मोल अपने आप में, वैसे यहाँ पे इक्विवेलेंट यूज करते हैं। मोल में अपन क्या लेते हैं? मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां अपन लेते हैं इक्विवेलेंट वेट, बोलो है ना। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? वेट ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। एटम है तो 1 मोल ऑफ एटम, आयन है तो 1 मोल ऑफ आयन, मॉलिक्यूल है तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, कंपाउंड है तो 1 मोल ऑफ कंपाउंड। तो ये क्या होता है? वेट ऑफ 1 मोल। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? वेट ऑफ 1 इक्विवेलेंट। वेट ऑफ क्या बेटा? 1 इक्विवेलेंट। समझ में आया? अब तुम मॉलिक्यूलर वेट निकालना जानते हो, और मॉलिक्यूलर वेट किसी भी सब्सटेंस का हमेशा फिक्स्ड होता है। ये हमेशा क्या होगा? क्या ये चेंज हो सकता है क्या? नहीं। अगर मैं इक्विवेलेंट वेट की बात करूं, तो जो इक्विवेलेंट, शॉर्ट में इसको इक्यू वेट लिख देता हूं। जैसे मॉलिक्यूलर वेट को शॉर्ट में क्या लिख देते हैं? एम वेट, या एम डालो, तो इक्विवेलेंट वेट ये होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या बेटा? एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट को एन फैक्टर से डिवाइड कर दो, यू वेट के लिए क्या बेटा? इक्विवेलेंट वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट पहले से जानते हैं, तो बिना एन फैक्टर के इक्विवेलेंट वेट अपन निकाल ही नहीं सकते। अब कॉन्सेप्ट क्यों लगाया? क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते थे। यहाँ सबसे बड़ा था मोल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो जो मोल कॉन्सेप्ट था, मोल कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर, बोलोगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लेकिन अगर मैं इक्विवेलेंट की बात करूं, नो नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, बोलो है ना। तो यहां पे हम लोग लगाते थे मोल एनालिसिस। क्या लगाते थे? इक्वेशन को सबसे पहले बैलेंस करते थे। याद आ रहा है तुम्हें? जैसे मैं एक इक्वेशन लेता हूं, XA प्लस YB गिव्स MC प्लस क्या बेटा? ND। कैसे पढ़ते थे? X मोल ऑफ A कंबाइंड विथ गिव्स और N मोल ऑफ, बोलो है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या लगाते थे? मोल ऑफ A अपॉन देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट X इज इक्वल टू मोल ऑफ B अपॉन देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट Y
इज इक्वल टू मोल ऑफ सी अपॉन एम, सिमिलरली मोल ऑफ डी अपॉन एन। बोलो हाँ ना। ये इक्वेशन अपना क्या होना चाहिए था? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और जब तक इक्वेशन बैलेंस नहीं होता तुम इसको आगे यूज नहीं कर। लेकिन यहाँ इक्वेशन को बैलेंस ही नहीं करना है। कोई भी इक्वेशन पे तुमको अगर लॉ लगाना है तो यहाँ पे लगाएंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी। क्या लगाएंगे? लॉ ऑफ क्या बेटा? इक्विवेलेंसी। और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है कोई दो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करे या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ईच स्पीसीज प्रेजेंट इन ए केमिकल रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल। अब यहाँ पे सिंपल है बेटा, देख यहाँ पे A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे MN हो, XYZ कुछ भी हो, ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। क्या है? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। स्टोइचियोमेट्री कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, लेकिन बैलेंस की जरूरत ही नहीं है। स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट की जरूरत, सबके इक्विवेलेंट क्या होंगे? सेम। बोलो है ना। तो इस केस में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ B इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ क्या बेटा? C। सबके इक्विवेलेंट आपस में क्या होंगे? सेम होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। और इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। अब ध्यान से देखना, मैंने कहा मॉलिक्यूलर वेट हमेशा फिक्स्ड होगा, इक्विवेलेंट वेट डिपेंड करेगा केमिकल रिएक्शन पे। डिपेंड किस पे करेगा? जैसे समझो एक एग्जांपल से बात करते हैं। H2SO4 combined with NaOH, H2SO4 combined with NaOH, क्या मिलेगा प्रोडक्ट? NaHSO4 प्लस H2O, और यहाँ पे मिलेगा Na2SO4 प्लस, कोई दिक्कत? इक्वेशन बैलेंस। अब एन फैक्टर निकालो। इस केस में इसका एन फैक्टर, एक H2SO4 कितना H प्लस दिया? 2, तो एन फैक्टर कितना हो गया? 2। और इसके लिए निकालो एन फैक्टर कितना हो गया? H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालो। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, 16 4 जा कितना बेटा? 64। कितना हो गया? 98। तो अगर मैं इक्विवेलेंट वेट की बात करूं तो कितना होगा? मॉलिक्यूलर वेट बाय, तो कितना होगा? यही होगा। और इस केस में बात कर दो, अगर इक्विवेलेंट वेट की बात करोगे तो मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर 98/2। कितना बेटा? समझ में आया? कोई दिक्कत? तो यहाँ पे देखो इक्वेशन को बैलेंस कर रहे थे, तो देखो इसके 1 मोल के साथ इसके 2 मोल आ गए ना। तो यही रहता है, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट वेरी कर जाता है तो रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब एक ही सब्सटेंस का अलग अलग इक्विवेलेंट वेट हो सकता है, बट मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? फिक्स्ड होगा। क्या मेरी बात समझ में आया? तो यही इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पे आने के लिए मैंने आपको क्या पढ़ाया था? एन फैक्टर। मेनली रिडॉक्स रिएक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है, एन फैक्टर का भी फंडा आपका कंप्लीट हो चुका है। तो भी हम लोग एक लास्ट लेक्चर में कुछ इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे, जिस पे लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी पे कंप्लीट करेंगे। क्लियर है बेटा? आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैंने निकालना बता दिया, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट निकालना बता दिया। बोलो हाँ ही ना। फिर टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बता दिया, इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। फिर उसके बाद आपको बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बता दिया, और उसके साथ साथ मैंने आपको एन फैक्टर निकाल दिया। अब अपने 11th लेवल से आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपका हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, और 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एन फैक्टर। कभी कभी किसी मॉलिक्यूल का जैसे इक्विवेलेंट वेट वेरी करता है, वैसे उसका एन फैक्टर भी वेरी करता है। और चूंकि एन फैक्टर वेरी किया तभी तो इक्विवेलेंट वेट वेरी किया। बोलो। तो 2 सब्सटेंस है KMnO4 और दूसरा K2Cr2O7। दोनों आपके केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दोनों इंपॉर्टेंट क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो दोनों का एन फैक्टर कैसे चेंज करता है वो मैं आपको बता दूंगा।
कोई दिक्कत? अगर इसके लिए तुम बात करोगे तो ये 3 मीडियम में एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल 1, 5 एंड 3, ये तीनों का क्या है 1। एसिडिक मीडियम में n फैक्टर 1 होगा, बेसिक मीडियम में n फैक्टर 5 होगा, न्यूट्रल या न्यूट्रल मीडियम में या डाइल्यूट बेसिक, डाइल्यूट बेस में। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं। क्लियर बेटा? किसी भी केमिकल इक्वेशन को आप प्रैक्टिस करिएगा तो खुद से स्टेप फॉलो करने की कोशिश करिएगा। 2-4 क्वेश्चन आप खुद से लगा लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस खुद बिल्डअप हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।